बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिश इमरान खान गले की हड्डी बन गया और इमरान खान को कुचलने की कई रोज़ से ये शुरुआत हो चुकी थी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रिश किया जा रहा था और रियासती जुल्म किया जा रहा था, रियासती जबर किया जा रहा था और रियासती वफादारियाँ चेंज कराई जा रही थी और रियासत इस तरह का सलूक कर रही थी कि और सहाफ़ियों की भी ज़बान बंदी की गई और अगवा बराए तवान और अगवा बराए बयान कराए गए और उनके ऊपर जुल्म किया गया और तशद्दुद किया गया। और यहाँ तक कि आज एक और जुल्म की इंतहा है कि पहले तो जो लीडर या रहनुमा थे या वर्कर थे उनको गिरफ्तार करके चारे सूबों के चक्कर लगवाए जाते थे। आज जो खदीजा शाह है उसका जो डिडक्शन ऑर्डर लाहौर के डिप्टी कमिश्नर ने किया, आज खदीजा शाह से भी उनको खतरा है और कहा गया है कि जिस तरह पहले ये वाक़ियों के अंदर मुलविस है, इस तरह ये दोबारा इससे खदीजा शाह की ज़ात से अमन व अमान को ख़तरा हो सकता है और खदीजा शाह को 30 दिन के लिए नज़रबंद किया गया था। आज दोबारा उसी नज़रबंदी आर्डर के बाद एक रोज़ नहीं गुजरा तो पेशावर हमला केस के अंदर उस खवातीन को नामजद कर दिया गया और आज उसे पेशावर लेकर जाया जाएगा। ये शर्म और जुल्म की इंतहा है कि एक खवातीन से कि उनको ख़तरा है और ख़वातीन किस तरह अमन व अमान को ख़राब कर सकती है। और जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने फैसले के अंदर ये लिखा और जो फैज़ाबाद धरने की 15 नवंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, उस हुक्मनामे के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये बात वाज़े तौर पर लिखी। उन्होंने कहा कि फैज़ाबाद धरने केस का जो हमने हुक्म जारी किया था उसके ऊपर अमल दरामद न करने से आज कौम को 9 मई का सामना हुआ। काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस का ये बात कहने का क्या मकसद था? उसका मकसद ये था, जिन लोगों ने फैज़ाबाद धरने के अंदर जो जबर किया था और जिस तरह धरने के अंदर लोगों को कुचला था, ये वही लोग थे जिन्होंने 9 मई कराया और 9 मई के अंदर इसी कौम को कुचला गया और आज ही वो कौम 9 मई का सामना कर रही है। ये है वो हकीकत जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो बेनकाब कर दिया। आज ये कौम के सामने आ चुका है कि 9 मई कराने वाले कौन लोग थे और उनके अंदर कौन लोग मुलविस थे। ये अगर आपने समझना है तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का जो फैज़ाबाद धरने के अंदर जो फैसला था उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि जब तक इन लोगों को सियासत से बाहर नहीं किया जाएगा, इस तरह के हालात सियासतदानों के साथ होते रहेंगे और इस तरह का जबर होता रहेगा और इस तरह से आपको किसी ना किसी वाक़ये के अंदर मुलवस कराया जाएगा। जब ये क्रिश किया गया पीटीआई को और उनको कुचलने की कोशिश की गई और मारने की कोशिश की गई, तो यहाँ तक के वो लोग ना संभल सके। आज पीटीआई के लोगों को जो उनकी मकबूलियत है उससे खौफजदा लोग एक और बयान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या बयानिया है? जिस तरह मीडिया के ऊपर जबान बंदी कराई गई और जो लोग प्रोग्राम करते थे, एंकर प्रोग्राम करते थे, जो हामिद मीर जैसे लोग थे या काशिफ अब्बासी लोग जैसे लोग थे, और इस तरह के लोगों को प्रोग्राम से ऑफ ईयर कराया गया और उनकी ज़बान के ऊपर मुकम्मल तौर पर ताला लगा दिया गया कि कोई सच ना बोल सके। और जो हम कहें कि अब रात आए तो आप मान लें रात आए, हम कहें दिन आए तो आप मान लें ये दिन आए, और जो हुक्म हमारा होगा वही हुक्म आपने मानना है। और जिस तरह उन्होंने कहा कि ये मुल्क क्या पूरी दुनिया भी हमारा हुक्म मानेगी, अब वो कुत्तें जो इमरान खान को निकालने में इनका साथ दे रही थी, आज वही कुत्तें वही लोग आज मिन्नतें कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन कराया जाए। जिस तरह चौधरी परवेज इलाई ने जो बयान दिया, अब उस शॉर्टकट को उनकी बार बार तरदीद कराई जा रही है और कहा जा रहा है
कि ये इस तरह की बात नहीं है, इस तरह लोग इमरान खान से जेल के अंदर मुलाकात नहीं कर रहे। ये नैब केस जो बनाया गया है, इसी चौधरी परवेज इलाही के बयान को छुपाने के लिए ये इमरान खान की इसी केस के अंदर गिरफ्तारी डाली गई, ताकि लोगों के अंदर ये तस्वर जाए कि इमरान खान से कोई भी मुलाकात नहीं कर रहा। अब जो तफ्तीश के लिए 4 रोज की इजाजत दी गई नैब को, इसी वजह से दी गई। 100 दिन हो गया है इमरान खान ने ये जो नैब केस है इसके अंदर अपना बयान भी रिकॉर्ड करा दिया, और कई बार वो शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे इमरान खान से इसी मौजू के ऊपर तफ्तीश की जाती थी। और जब 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था तो उसी वक्त भी इमरान खान का रिमांड दिया गया था, और इमरान खान 3 दिन 4 दिन इनके नायब के पास रहा था। 100 दिन के बाद आज भी उनके रिमांड की इस्तदा है। तो इमरान खान ने कहा कि ये जो मेरे ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैंने इससे कोई फ़ायदा नहीं लिया जज साहब, मैंने तो ये एक तालीमी इदारा बनाया और यूनिवर्सिटी बनाई और लोगों की तालीम का मसला हल किया। ये कोई मेरा ज़ाती मसला नहीं था, और ना ही इस प्रोजेक्ट से मुझे कोई फ़ायदा हुआ है। और ये जज को भी कहा और अपने वोकला को भी कहा कि जाकर कौम को मेरा ये पैगाम दे कि ये जो नायब केस है इसके अंदर हकीकत क्या है। हकीकत ये है, अल कादिर ट्रस्ट केस के अंदर मैंने तालीमी निसाब के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, उस यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने तालीम के मौके फराहम किए, और इससे मेरी ज़ात को क्या फ़ायदा हुआ और इसके अंदर मैंने क्या करप्शन की। मैंने तो 1 रुपए की करप्शन नहीं की। मैंने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, और मैंने जो शौकत खानम बनाया उनकी 3 ब्रांचें हैं, एक KPK के अंदर आए, एक पंजाब के अंदर आए, और एक अब कराची के अंदर बन रही है। और इस तरह का मैंने फलाई बहबूद और अल ट्रस्ट काम किया, और उसकी ज़ात से मुझे 1 रुपए का भी फ़ायदा नहीं हुआ, और ना ही उनके अंदर मैंने करप्शन किया है। और उसके बाद अब ये एक और खुफिया एजेंसी के लोग इंसार आलम ने ये बात की है कि उन्होंने मुझे कहा कि ये जो इमरान खान के या PTI के मुतल्लिक मकबूलियत की बात की जा रही है, ये सिर्फ एक बात ही है और बातों तक महदूद रह जाएगी, और कोई इस किस्म की मकबूलियत नहीं है। और जिस तरह अब बयानिया ये एक बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान की मकबूलियत नहीं है, और जैसे राजा रियाज लोटा वो भी टीवी पर बैठकर कहता है कि फुला हलके के अंदर कैंडिडेट खड़ा नहीं है और मेरे हलके के अंदर कैंडिडेट नहीं है, और ये एक तस्वर दिया जा रहा है कि इमरान खान को इलेक्टिबल इसलिए छोड़ गए कि जो 9 मई का वाक़या हुआ उस वजह से लोग इमरान खान से नफरत करते हैं। लोग इमरान खान से नफरत नहीं करते, ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको इस बात का खदशा है या डर है कि इमरान खान जो है वो इलेक्टिबल होने के बावजूद जीत जाएगा, लेकिन जब इलेक्टिबल साइड पर कर दिए गए और उसके अंदर इस बयाने को बनाने का मतलब क्या है कि हम भरपूर धांधली करेंगे और धांधली के बाद कहेंगे देखें कि इमरान खान को इलेक्टिबल छोड़ गए थे इसलिए इमरान खान इलेक्शन हार गया। आज आप ये इमरान खान ने भी कई बार कहा और तहरीक इंसाफ ने कई बार कहा और इमरान खान के वोकला ने भी कई बार कहा, और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है कि मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं। आज आपको पता चलेगा कि चाहे इमरान खान की पार्टी के अंदर एक भी इलेक्टिबल ना हो, अगर इमरान खान ने अपने गेट के ऊपर खड़े चौकीदार को भी टिकट दे दिया तो वही इलेक्शन जीत कर दिखाएगा आपको। इस तरह जो 2022 में 17 जुलाई को इलेक्शन हुआ था, इमरान खान के पास कोई इलेक्टिबल लोग नहीं थे। इमरान खान ने अपने वर्करों को 5 हलकों के अंदर, वो भी लाहौर के 5 हलकों के अंदर टिकटें दी थी, वो लोग कामयाब हुए थे। और KPK के अंदर इमरान खान ने अपने गेट के ऊपर खड़े लोगों को एक को तहसील नाज़िम का टिकट दिया, वही तहसील नाज़िम ने 10,000 की लीड से आपको शिकस्त दी। और खालिद
जो साबिक वजीर आला हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने खालिद खुर्शीद के वालिद ने आपको 5 से 6 हज़ार की लीड से एक छोटे से जो गिलगित बल्तिस्तान है वहां पर शिकस्त दी है। आप कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत नहीं है? आज इमरान खान का 4 सदा में जो शेख आबाद में एक छोटा सा वर्कर कन्वेंशन उन्होंने रखा हुआ था, ना कोई रहनुमा था और ना कोई लीड कर रहा था, सिर्फ वर्कर थे वहां पर। वही कन्वेंशन जलसे के अंदर तब्दील हो गया। आप किस तरह कहते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत नहीं है, इमरान खान के पास इलेक्टेबल लोग नहीं है? आप तमाम इदारे और सियासतदान एक पेज पर आकर इमरान खान के बयानिए को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान की तकरीरों के क्लिपों को तोड़ मरोड़ कर मीडिया पर पेश किया जा रहा है। देखें कि इमरान खान ने ये किया तो इमरान खान ने वो किया, ये सब एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के आप जितने भी इलेक्टेबल ले जाएं, इनसे इमरान खान की ज़ात को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर इमरान खान की ज़ात को कोई फर्क पड़ता तो आज इमरान खान आपकी बात मान लेता। आज इमरान खान ने आपकी कोई बात नहीं मानी और ये जो निगरान हुकूमतें हैं, ये जो मुल्क के अंदर मार्शल्लाह लॉ लगाना चाहते हैं, वो भी कौम के सामने मैं रखता हूँ। इन चारों सूबों के जो निगरान वजीर आला हैं और जो मरकज़ का निगरान वजीर आज़म है पूरे पाकिस्तान का, उसका भी जो कारनामा है वो भी आपके सामने रखता हूँ। ये तो चाहते हैं चाहे आइन टूट जाए, चाहे कानून टूट जाए, किसी भी आइन और कानून के मुताबिक इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो निगरान हुकूमतें हैं वो गैर आइनी हैं और गैर कानूनी हैं और ना इनकी कोई कानून की हैसियत है, कानून में इनकी हैसियत है, ना आइन में इनकी हैसियत है। ये सिर्फ जोर जबरदस्ती और डंडे के जोर पर बैठी हुई हैं और इन हुकूमतों ने इन सियासतदानों को कुचला हुआ है और तहरीक इंसाफ को सिर्फ इसलिए कुचला हुआ है कि किसी तरह शरीफ खानदान को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया जाए, जिसकी मिसाल आपके सामने आए। जो 9 मई की बात चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैजाबाद धरना केस के अंदर दोहराई है, वो बात आप देख लें कि इस 9 मई के पीछे कौन था। ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने इसी तहरीरी फैसले के अंदर क्यों लिखा, ये बात आपके सामने आए। और मजे की बात यह है कि जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जो 1 माह के अंदर ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म जारी किया था, आज ट्रायल कोर्ट के जज ने उस हुक्म को मुस्तरद कर दिया और डिवीजन बेंच के जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, उन्होंने कहा कि आज अदालत नहीं लगेगी, चीफ जस्टिस का हुक्म मुस्तरद है। आज हमारी लीगल टीम वो ऑर्डर डिवीजन बेंच का स्टे ऑर्डर लेकर अडियाला जेल पहुंची और कहा कि जज अबुल हसनात साहब, आप इसके ऊपर समाअत नहीं कर सकते। इस चीफ जस्टिस के हुक्म की कोई अहमियत नहीं है, ना कानून के अंदर है ना आइन के अंदर है। ये सिंगल बेंच है चीफ जस्टिस का और सिंगल फैसला है। ये जो डिवीजन बेंच का ऑर्डर है, इसकी अहमियत इस चीफ जस्टिस आमिर फारूक के ऑर्डर से ज्यादा है। आपने इसी ऑर्डर को फॉलो करना है, नहीं तो कल हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त हाई कोर्ट के अंदर दायर करेंगे, जिसके बाद जो जज अबुल हसनात था, जिसको बहुत जल्दी थी 21 नवंबर के लिए समाअत को मुलतवी करते हुए जो पतली गली से भाग गए। और उसके बाद जो अहम बात है, ये ऑर्डर भी जोर ज़बरदस्ती जिस तरह आमिर फारूक उनकी देखभाल कर रहा है और सहूलतकारी कर रहा है और जिस तरह उनको टाइम बाउंड करा रहा है और जिस तरह के फैसले दे रहा है, वो आप सबके सामने है। और उसके बाद जो फौजी अदालतों के अंदर सिविलियन का ट्रायल था, उसको, उस कानून को और उस ट्रायल को जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में
5 रुकनी बेंच ने मुस्तरद किया था। आज उसी फैसले को पाकिस्तान के चारों सूबों के निगरान वज़ीर आला ने अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और इस्तदा की गई कि जो 459 शिक्का आर्टिकल की जो उन्होंने 5 रुकनी बेंच ने कलादम करार दिया है उसको बहाल किया जाए और फौजी अदालतों को भी बहाल किया जाए। ये वो चारों सूबों के निगरान वज़ीर आला हैं। इससे पहले पीडीएम हुकूमत ने सिविलियन को फौज के हवाले करने की कोशिश की। आज ये चारों सूबों के निगरान वज़ीर आला जो गैर आईनी हैं, जो गैर कानूनी हैं, ये दोबारा मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं और वज़ीर दिफा ने भी चैलेंज कर दी। ये हैं वो जानिबदार जो अपनी गैर जानिबदारी दिखाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। एक तो ना इनकी कानून के अंदर हैसियत है, ना आइन के अंदर हैसियत है, गैर आइनी हुकूमतें हैं, गैर कानूनी हुकूमतें हैं। ऊपर से पाकिस्तान की आवाम को जो है दोबारा ये फौज के हवाले इसी सिविलियन को करना चाहते हैं। ये वो मकरू चेहरे हैं जो कौम के सामने आए, जो इसके खिलाफ जो हमारे एतजाज़ एहसन थे उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। देखते हैं अब इसके ऊपर क्या फ़ैसला होता है। जो भी अपडेट होगी अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।